एकम सनातन भारत दल से खुद अंकुर शर्मा जी जंबो सीट से वे चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। हमारे साथ एक ऐसे भावी उम्मीदवार है पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट से, जो रहते तो कनाडा में हैं लेकिन भारत के नागरिक है, जो कनाडा से पंजाब आकर आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़के सत्ता को एक नए तरीके से उसको देखना चाहते, उसको बदलना चाहते हैं। आपका हर हर महादेव। आपको स्वागत, आपको हर हर महादेव। जी जी, सबसे पहले आपका नाम वाहेगुरु जी की फतेह। आप एकम सनातन भारत दल से आनंदपुर साहिब सीट से भावी उम्मीदवार हैं। अभी आपका नामांकन भी होना है। अंकुर शर्मा जी और एकम सनातन भारत दल के जो शीर्ष जो नेता है, आपकी उनसे बातचीत चल रही है। आप लगभग 11,000 किलोमीटर दूर से आप कनाडा से इंडिया आए हैं, पंजाब में आपने चुनाव लड़ने के लिए। आपका क्या मोटो है? आप मतलब किस बेस पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? आपका पूरा इको फ्रेंडली मतलब पूरा आपका सिस्टम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी चैनल पे सभी आने वालों को हमारा जय श्री राम। और हम एक बार फिर दोबारा महाराज जी की फतेह बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पंजाब का बेटा हूँ, ना कोई मैं नेता हूँ, ना मैं कोई अभिनेता हूँ। तो मैं कोई यहाँ पे ना नेता बनने भी ना मैं यहाँ पे नेता बनने आऊँ। पंजाब का नेता हूँ। पिछले 12 सालों से मैं विदेश में रहता हूँ। यहाँ मैं हमेशा आता रहता हूँ। नागरिकता मेरी पंजाब की है, भारत की है। और वहाँ बाहर जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे देश में हम क्या कर सकते हैं जो आज तक पिछले 70-80 सालों में सरकारों ने नहीं किया। क्योंकि जो सरकार बनती है किसी भी देश की, उनका जो कार्य होता है उस देश को समृद्ध बनाना, उस देश की तरक्की करना, उस देश के नागरिकों की जीवन को और बेहतर बनाना। लेकिन बहुत दुख होता है जब हम आते हैं यहाँ और देखते हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है बद से बदतर होती है। और ख़ास करके मैं पंजाब में ही पैदा हुआ हूँ, वो मेरी मातृभूमि है। पंजाबी मेरी मातृभाषा है, जो मैंने सबसे पहले बचपन में बोलना सीखा। तो अब ये इतने सालों 12 साल बाहर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे यहाँ मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। अभी मैं अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पे हूँ जहाँ मैं पूरी तरह से हर चीज़ में एस्टेब्लिश हो चुका हूँ। तो इस समय जब मुझे महसूस हुआ कि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं वापस आया हूँ और इलेक्शन लड़के सिस्टम को बदलने के लिए, जो हमारे देश के नागरिकों का हक है वो उनको वापस दिलाने के लिए मैं आया हूँ। तो इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें सोच के रखी हैं मैनिफेस्टो में। उसके ऊपर मैंने कई सालों की रिसर्च की है। ये एक दिन की रिसर्च नहीं है मेरी, कई सालों से मैंने पहले जो इस पे MP आए हैं उनकी भी मैंने सारे इंटरव्यू देखे हैं, उनके मैंने लोकसभा में बातें सुनी है। तो ये बड़ा देख के दुख होता है कि वो जो MP हैं वो अपना पार्टी का एजेंडा चलाते हैं सारे के सारे। उनको पंजाब की धरती के, पंजाब के लोकल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वोट लेना होता है तो आम लोगों में उतर जाते हैं और उसके बाद वो दिखते नहीं है, ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, तो दिखते नहीं है। और कई MP तो उनको उनका जो एक फैमिली बिजनेस हो गया है। तो कई सालों से उनके दादा परदादा इसमें राजनीति में, तो वो खुद आ गए हैं। जो पहले अभी फिलहाल जो MP हैं मनीष तिवारी, 40 साल से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो 40 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। हमारे देश में लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता कि सड़कें बना दी है, ये कर दिया, ठीक है, तो फ्री बिजली दे दी। लेकिन जीवन जीने के लिए हमें 3 सबसे आवश्यक चीज़ों की जरूरत होती है: स्वस्थ, खुशहाल और लंबा आयु के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। अभी आप लोग सोचेंगे कि 3 ऐसी क्या जरूरत है जो जीवन को लंबा, स्वस्थ और खुशहाल करती है। तो 3 बेसिक जरूरत जो है, जो हम 24 घंटे एक तो लेते हैं, वो है शुद्ध हवा, सांस लेने के लिए, पर्यावरण, शुद्ध हवा। अगर शुद्ध हवा नहीं है,
आपको बहुत ज़्यादा सेहत की प्रॉब्लम आएगी, बहुत बीमारियां लगती हैं क्योंकि हवा शुद्ध नहीं है। दूसरा, शुद्ध भोजन। अगर शुद्ध भोजन नहीं है तभी भी बहुत शारीरिक समस्या आती हैं, कमजोरी होती है और बड़े बड़े प्रकार की बीमारियां लगती हैं। और तीसरा जो है अ, शुद्ध हवा, भोजन और शुद्ध पीने का जल। जल जो है वो हमारा भोजन से भी अतिरिक्त दूसरे पे रखते हैं, तो भोजन से भी अतिरिक्त हम जल के बिना नहीं रह सकते। तो ये तीन चीज है जो आपको लंबी, खुशहाल और अच्छी जिंदगी दे सकती है। तो हमारे देश में इतने मुद्दे लोगों ने बनाए हैं, उठाए हैं, लेकिन इन चीजों पे किसी का ध्यान नहीं है। और हरियाणा में नहर हाँ जी। के विवाद रहता है। पंजाब का जल स्तर दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है, जिससे पंजाब और हरियाणा में विवाद चलता रहता है। और जब आप अनंतपुर साहिब से चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या हो चुका है, तो पंजाब की जो पानी की समस्या है, इसका आपका मूल निवारण आपके पानी की समस्या, पानी की बहुत बड़ी समस्या है पंजाब में। और पिछले कई दशकों से पानी जो स्तर, जैसे आपने बताया, बहुत नीचे गिर चुका है। 250 के पार चला गया है फीट जमीन के नीचे पानी। और जो नहरों को, जैसे कि ये पुरानी, उन्होंने काफ़ी नहरें बनवाई है, लेकिन उन्होंने नहरें जो बना दी है सीमेंटेड। और सीमेंट की नहर का एक नुकसान ये है कि जो पानी जो जमीन के अंदर जाना चाहिए, जो जमीन को पीना चाहिए, तो जमीन पानी ना पी के ये पानी बाईपास करा के हरियाणा में भेज देते हैं। तो ये जो है लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बना के ऐसे पानी पंजाब का बाईपास करा दिया। पंजाब से, पंजाब की धरती को जो पानी पीना चाहिए वो नहीं पी पा रही है। तो एक तो हम नहरों को दोबारा कच्चा करके उसमें पानी का बोर करा के उसमें पानी को जमीन में दोबारा जाने के लिए रास्ता बनाएंगे। फिर पंजाब में बहुत तालाब है, पूरे भारत में एक जमाने में बहुत तालाब थे, पंजाब में हम छप्पड़ कहते हैं उनको। तो वो उनकी देख रेख नहीं हो रही है, उनमें गंदगी है, प्लास्टिक है, तो एक उसको साफ करवाएंगे। और तीसरा, जो पर्यावरण के लिए जो काम करना है, पंजाब की जो धरती है दुनिया के सबसे एक बहुत उपजाऊ धरती में से मिट्टी है वहाँ की। 5, पंजाब का नाम है 5 नदियों पर। और दुनिया में कहीं भी जो नदियों के तट पे जो शहर बने हैं वहां पर सबसे अच्छी जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वही मिलती है। तो पंजाब में 5 नदियां होने के कारण पंजाब की उपजाऊ मिट्टी बहुत है। मेरे खुद के घर पे भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगे हैं, अनार लगे हैं, आम लगे हैं, अंगूर लगे हैं, आड़ू लगे हैं, संतरे लगे हैं, नींबू लगे हैं। पंजाब में केले भी लगते हैं और बहुत प्रकार के फल लगते हैं। लेकिन ये कोई भी सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि हम फल लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इस पे फलों के काम करेंगे, एमएसपी देंगे, सब्सिडी देंगे और फलों के पेड़ लगेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इसके थ्रू दुनिया में एक ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, दुनिया में एक लौता होगा जो पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते थे इको फ्रेंडली। और दूसरा, इतने फल के पेड़ लगाएंगे हम वहाँ पे कि फल उसको इकोनॉमी जो है, जो उसको सेल्फ सफिशिएंट कर दे, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, जो उनकी इकोनॉमी को ऊपर ले जाए, सेल्फ सफिशिएंट अर्थव्यवस्था जो है। अर्थव्यवस्था जो है वहीं से, पंजाब से बने, हमें बाहर से फैक्ट्रियां ला के नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें अर्थव्यवस्था को उसी जमीन से उपजाऊ करके पूरे हिंदुस्तान में फ्रूट भेजेंगे। प्लस मेरा जो एक और बहुत बड़ा प्लान है, उसमें एवोकाडो की फार्मिंग पंजाब में हो सकती है। एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और पूरे दुनिया में काफ़ी कम जगह लगता है, मैक्सिको में लगता है और भारत में लग सकता है। तो इसीलिए हम एवोकाडो के फार्म पे सब्सिडी, एमएसपी और ग्रांट्स भी देंगे कि उसको बढ़ावा दिया जाए। और ये पेड़ जब लगेंगे, पेड़ों से एक तो बारिश होती है। जब 5वीं क्लास में हम बच्चे थे, आप भी सब थे, तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था जहाँ पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ वर्षा होती है। तो पेड़ों से और ज़्यादा बारिश होगी और वो पानी जो है पेड़ों की जड़ों के सहायता से जमीन के नीचे जाएगा और पानी का लेवल ऊपर जाएगा। और पानी की तो लेवल ऐसे खराब, इतनी स्थिति है, हम पंजाब के साथ राजस्थान लगता है।
जो रागे श्रीगंगानगर। श्री गंगानगर, पंजाब का बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर है, और उस तरफ सारा रेगिस्तान है। और अगर इसी स्तर से पंजाब का पानी नीचे जाता रहा, 600 फीट के बाद तो पानी होता नहीं है, खत्म ही हो जाता पानी ना 600 फीट बाद। तो अगर इसी स्तर से जाता रहेगा, अगले 10-20 साल में ये पानी पंजाब का खत्म हो जाएगा, पंजाब भी राजस्थान जैसे एक रेगिस्तान बन जाएगा। तो हमको पंजाब को अगर बचाना है, हमको पेड़ लगाने हैं, उनसे पेड़ों से ना कि सिर्फ फल मिलेंगे, पेड़ों से पत्ते मिलते हैं, उनको लकड़ी मिलती है, और वो पत्तों से बनती है खाद। और उस खाद को भी हम एक ऐसे लेवल पे बनाएंगे पंजाब में, ऑर्गेनिक जिसको आप कहते हैं, विदेश में इन्होंने वर्ड ढूंढा है जैविक, जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ये विदेश में पहले इन्होंने बहुत पहले खोज कर ली थी, और हमारे पूर्वज तो जैविक खेती ही करते थे, गौमूत्र और गोबर से वो खाद बनाते थे। तो ये अगर हम दोबारा जैविक खेती लानी है तो हमको पेड़ लगाने हैं, पत्तों से बन सकती है। और पशुपालन भी पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अभी भी पंजाब में काफ़ी मंडियां हैं, लेकिन पशुपालन कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों को उसका फायदा नहीं हो रहा, उनको उसमें मेहनत लग रही है, उनको जो उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। तो हम पशुपालन को, स्टड फार्म्स को, घोड़ों के जो फार्म है उनको भी बढ़ाने वाले हैं। जैसे अब गुरु गोविंद सिंह जी की जो स्थान था, जो गुरु तेग बहादुर जी थे श्री अनंतपुर साहिब, तो हमें भगवान की और गुरुओं की कृपा से यही सीट के लिए नामांकन भरने का मौका मिला है, और जल्दी ही नामांकन भर भी देंगे हम। तो इस धरती पर होला महल्ला होता है अनंतपुर साहिब में, और ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल इवेंट होता है। इसमें निहंग सिख अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हैं। तो ये शस्त्र विद्या पूरे देश में से, पूरी दुनिया में से धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि सिखों जो निहंग है वो कम हो रहे हैं। तो हम गुरुद्वारों से मिलकर सरकार की थ्रू स्टड फार्म बनवाएंगे, जो सरकार और गुरुद्वारे एक साथ मिलकर चलाएंगे। सरकार उनको सब्सिडी देगी, उनको सहायता करेंगी, और उनको बढ़िया से बढ़िया नस्ल के घोड़े उपलब्ध करवाएंगे। तो इसलिए ये हम पर्यावरण को बहुत अपना बचा सकते हैं, क्योंकि ये फल जो है वो भी पशु, घोड़े, गाय खाएंगे, तो ये खाद बनाएंगे। तो ये सारा कुछ हम पर्यावरण के अनुकूल करेंगे, क्योंकि पंजाब को और इस देश को बचाने की जरूरत है। पिछले जो 70-80 सालों में अगर उस पर चलेंगे तो फिर आपको पता क्या हो रहा है। पंजाब की एक मूल समस्या है पहले से ही, नशा पंजाब में, उल्टा पंजाब नाम की आएगी, आप जानते हो। पंजाब को मतलब पूरी तरह से कहा जाता है कि नशा में डूब चुका है पंजाब। और चुनाव जब होते हैं तो आप कहते, आपका जो एक प्रकार का अपना एक मैनिफेस्टो होता है उम्मीदवार का, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या है कि पंजाब इस प्रकार से नशे में डूब चुका है, उसका बचाव के लिए आपके पास क्या होता है? जी, नशा जो आपने जैसे बोला बहुत बड़ी समस्या है पंजाब की। खास करके पिछली जो सरकारें आई हैं, उन्होंने नशे को पाकिस्तान से बहुत बढ़ाया है, इलीगल नशा बहुत आया है, और पंजाब की युवा पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रहे हैं, और ये पंजाब का बहुत नुकसान है। पंजाब को नशा एक सोची समझी साजिश की तरह भेजा गया है, क्योंकि पंजाब के जो धरती पे पैदा होने वाले लोग हैं वो सब योद्धा हैं, क्योंकि वो गुरुओं की धरती से आते हैं, गुरुओं के ही वंशज है। हम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को दशमेश पिता बोलते हैं। दशमेश पिता मतलब हमारे पिता समान, पिता ही है, और दशमेश मतलब कि 10वें गुरु थे ये, तो दशमेश पिता ही है। तो हम उनकी वंशज हैं, उसी धरती पे पैदा हुए हैं, और हम योद्धाओं की धरती पे रहते हैं। और पाकिस्तान ने इसको सोची समझी साजिश के तहत इन योद्धाओं को नशे में लगा के इनका शौर्य और वीरता को खत्म करने की साजिश रची है। इसलिए हमको नशा छुड़ाना जरूरी है। तो नशा छुड़ाने का बहुत आसान तरीका है। नशा वो करते हैं जिनको कुछ करने को होता नहीं है, जिंदगी से उग चुके हैं, वो बोर हो जाते हैं, जिसको कहते हैं आप। तो हम पंजाब में जो टैलेंट बहुत है, पंजाब की जो हॉकी टीम है, विश्व स्तर पे इन्होंने चैंपियनशिप जीती है, और पंजाब के ही 90% से जो भारत की हॉकी टीम थी, और जो हॉकी है भारत की नेशनल गेम है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में श्री अनंतपुर साहिब में मोहाली का स्टेडियम भी आता है, और बहुत सारे पार्क बने हुए हैं। हम उस पार्कों को खोलेंगे दोबारा, उनमें हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे सरकार के थ्रू,
बच्चों को उनमें फ्री हॉकी की फैसिलिटी देंगे। अगर बच्चे हेल्थ की तरफ जाते हैं, सेहत की तरफ, वर्जिश की तरफ जाते हैं, तो वो नशे से ऑटोमेटिक दूर भागेंगे, क्योंकि जो नशा करता है वो सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और जो सेहत ध्यान रखते हैं और स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं, वो नशे से दूर रहते हैं। तो अगर हम उनको ये आगे बढ़ाएंगे स्पोर्ट्स को, और दोबारा हॉकी का वर्ल्ड कप पंजाब की बनी हुई टीम लेकर आएगी, क्योंकि क्रिकेट में बहुत पैसा है, हॉकी में भी पैसा है, लेकिन हॉकी को हमारे देश में प्रमोट नहीं किया गया। क्रिकेट एक बिजनेस की तरह चलाया जा रहा है, लेकिन हॉकी को एक स्पोर्ट्स की तरह दोबारा पंजाब के नौजवान पीढ़ी को हॉकी में डाल के हॉकी का वर्ल्ड कप लेकर हम आएंगे। नशा भी छूटेगा और पंजाब की जय जयकार भी होगी पूरे विश्व में जब वर्ल्ड कप आएगा हमारे पास। आपने कहा और ये आज जो है पंजाब को बर्बाद कर दिया। साथ में पंजाब के गाँव में आप खाली हो चुके हैं। हाँ। सभी आप जब पंजाब में जाते हैं तो आपको पंजाब की दीवारों का स्लोगन तो कनाडा। हाँ। तो ये जो पंजाब छोड़ के बाहर जो कनाडा जाने की जो है युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से युवाओं को आप ये समझाएंगे कि पंजाब में रहो, पंजाब के लिए काम करो, अभी पंजाब आगे बढ़ सकता है? देखिए, एक तो हम अगर किसी को बाहर जाना, हम उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके जैसे उनको पता नहीं है बाहर में क्या है। उनको अपने दोस्तों से या रिश्तेदार से पता चलता है कि बहुत बढ़िया है बाहर, तो उनको एक जिज्ञासा होती है हम भी जाएं बाहर। तो हम ये तो चाहते नहीं कि हमारे युवा बाहर जाए, लेकिन एक हम काम करेंगे कि युवा बाहर जाके देख सके। एक तो स्पोर्ट्स के माध्यम से युवा को मौका मिलेगा पूरी दुनिया घूमने का, वो भी सरकारी खर्चे पे, और उनको जब जीतेंगे मेडल मिलेंगे, इनाम मिलेंगे, धनराशियां मिलेंगी। तो एक तो इस प्रकार से पूरी दुनिया घूमने का पंजाब के युवा को मौका मिलेंगे। पूरे भारत में उनको हम टूर्नामेंट करवाएंगे हॉकी के, क्योंकि हॉकी को हमको आगे बढ़ाना है। तो इनसे उनको बाहर जाने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। दूसरा, हमारा देश जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगर 5वीं अर्थव्यवस्था है तो हमारा जो पासपोर्ट है वो 85वें नंबर पे कैसे है? 85 नंबर पे। तो ये ऐसे है क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं, जैसे कि मोदी सरकार है, अभी इन्होंने काम किया है, लेकिन पासपोर्ट को इन्होंने इग्नोर कर दिया। अगर हम डिप्लोमेटिक, इसको बोलते हैं राजनीतिक प्रेशर बनाए बाहर के देशों में, जैसे कि इंग्लैंड में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है, जो गोरों को जिन्होंने जॉब दिए हैं, सबसे बड़ी जो कंपनी का मालिक है वो है लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगुआर कंपनी का मालिक रतन टाटा। तो हम भारतीय नागरिक रतन टाटा को संपर्क करके अपने विदेश मंत्री से इनको मैसेज भेजेंगे, हमारे भारतीय पासपोर्ट को फ्री ईटीए दो, चाहे 2-3 महीने के लिए एंट्री दो। तो इससे ये होगा कि युवाओं को बाहर जाने का मौका मिलेगा ईटीए से। वो देखेंगे, समझेंगे, अगर उनको लगा कि वो देश अच्छा है तो वो वहाँ किसी तरीके से रहने का प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो वो देख के समझ के वापिस आए और सीख के अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार कनाडा में लक्ष्मी मित्तल की पूरे देश भर में स्टील की फैक्ट्रियां हैं। एक जो स्टील की फैक्ट्री उन्होंने कनाडा में खोली है, ओंटारियो में, सेंट कैथरीन के साथ, उस फैक्ट्री के कारण एक पूरा शहर बस गया। हजारों लोग को उन्होंने, कनेडियन लोगों को जॉब दी है। तो हम हर जितनी भी हमसे नीचे हैं अर्थव्यवस्था में देश, उन पे हम प्रेशर बना के अपना पासपोर्ट की फ्री एंट्री ईटीए के लिए हम बात करेंगे और अपना पासपोर्ट को लेवल ऊपर ले जाएंगे। और हमारा जब पासपोर्ट का लेवल ऊपर चल गया तो हमारे लोगों को वहां जाने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और वो देख सीख लेंगे, फिर वो हमारे देश में आके उसको लगाएंगे। और हमारे देश बाहर के देशों से ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता है। एक जमाना ऐसा था, एक समय ऐसा था, जो दुनिया के सारे भर के लोग अपना व्यापार करने यहाँ आते थे, अपना शिक्षा लेने यहाँ आते थे। हमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा, तक्षशिला, जो तक्षशिला पाकिस्तान में रह गई थी, नालंदा बिहार में थी, तोड़ दी गई मुगलों के द्वारा। बहुत अत्याचार किया गया हमारे देश पे, तो हमारी शिक्षा की खत्म किया गया है। तो वो शिक्षा को हम पुनर्जागृत करके, शिक्षा से ही युवा को रहने का वहाँ समझ में आएगी कि हम जो, जैसे कि एक मनोज कुमार की बहुत पुराने फिल्म का गाना था, हमारे देश की धरती सोना उगले उगले ही ने मोती। तो हमारे देश की धरती
असली में ये सब उगलती है। तो हम जो पेड़ लगाएंगे एवोकाडो के, अनार के, आम के, संतरों के बाग बगीचे लगाएंगे तो ये सोना ही है और ये बार बार आएंगे। मेहनत कम है इसमें, पानी का लेवल बढ़ेगा, तो इसलिए हम ऐसा उनको आसान खेती बताएंगे कि उनको मेहनत कम और उसका फल ज़्यादा मिले। ठीक है, और उनको अगर फल ज़्यादा मिलेगा तो खुद यहाँ रहेंगे और फैसिलिटी पूरी इंटरनेशनल लेवल के लिए हम देंगे। यहाँ पर दुनिया में हर एक देश में, हर एक कॉन्टिनेंट में इको विलेजेस बने हैं। आपने सबने नाम सुना होगा इस्कॉन का, हरे राम हरे कृष्णा वाले में। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। हंगरी एक देश है, यूरोप में काफ़ी फेमस देश है हंगरी। तो उस देश में टूरिज्म भी आता है। 100% जो टूरिज्म आता है, 100 में से 70% जो है टूरिस्ट सिर्फ और सिर्फ हंगरी का इको विलेज देखने आता है, इको विलेज समझने आता है, जो कि 660 एकड़ में बना है। 660 एकड़ में 70% देश का टूरिज्म आता है और 30% जो टूरिस्ट आता है वो बाकी कंट्री को घूमने आता है। और इसी प्रकार के इको विलेज कनाडा में है 2000 एकड़ का, उसका नाम है शरणागति। आप गूगल पे डाल के देखिए शरणागति विलेज। वो बैलों से खेती कर रहे हैं, गायों से, क्योंकि उनको समझ आ गया। ट्रैक्टर भी वहां पे क्या नहीं है उनके पास कमी, लेकिन वो बैलों से खेती इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि जमीन उपजाऊ तभी होगी जब उसको हम जो असली तरीके से करेंगे। फिर ये ऐसे इको विलेज ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, भारत में है, महाराष्ट्र में इस्कॉन का। तो इको विलेज छोटे हैं, हम बनाएंगे इको कॉन्स्टिट्यूएंसी, इको फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस लेवल पे अभी तक दुनिया की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ने काम नहीं किया। ये दुनिया की पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और दुनिया भर के टूरिस्ट आएंगे, दुनिया भर के मिनिस्टर्स, एमपीस, एमएलएस इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखने आएंगे कि ऐसा इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो कि पैसे भी यहीं उपलब्ध हो रहे हैं, बना रहे हैं और पर्यावरण को बचा रहे हैं। बड़ी समस्या जो है आप जानते हैं, शायद को लेकर पंजाब में सबसे हाँ जी, टॉपिक टूरिज्म का आप नाम जानते हैं। हाँ जी, इस प्रकार से ना पूरा तो ये फैसिलिटी जो फैली हुई है पंजाब में, जो धर्मांतरण करवा रही है बहुत भारी संख्या में। और अगर मैं कहूँ पूरे देश में जो ईसाइयत तो फैल रही है, उसका केंद्र पंजाब है। पंजाब में ही सबसे बड़ा जो चर्च है वो पंजाब में ही बन रहा है। समस्या से निवारण के लिए क्या उपाय, मतलब क्या निवारण है आपका? इसके निवारण यही है, अभी पंजाब के जो लोग हैं उनको क्रिश्चियन का जो इस पंथ का उनको असलियत नहीं पता। उनको एक ऐसा बताया जाता है कि इस अगर क्रिश्चियन बनोगे तुमको बाहर जाने का मौका मिलेगा, तो वो बाहर जाने के चक्कर में उनके बहकावे में आ जाते हैं। उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम बाहर जाने का मौका देंगे लोगों को, वो खुद जाके क्रिश्चियन कंट्री में जाके देखे। मैं कनाडा से आया हूँ, वहां के लोग क्रिश्चियन को मानते नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने अपने धर्म, किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अभी वहां पे चर्च बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े चर्च बंद हो रहे हैं, ये मिशनरियां। और ये इसलिए इस देश में आ रही है क्योंकि वहां के लोग नहीं मान रहे हैं इनको, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, इसमें कुछ प्रकृति के बारे में कुछ नहीं है। ये एक लोगों को कन्वर्ट करने का एक बिजनेस है। ठीक है, इसे पैसा लोगों को लालच देके कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने देश को समृद्ध कर देंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को समृद्ध कर देंगे, तो उनको छोटे से पैसे के लालच नहीं होगा। उनको जो लालच होना चाहिए ये 3 चीजों का है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन का। इस चीज की हमको पाने की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए, ना कि पैसे, क्योंकि पैसा कोई खा नहीं सकता है। एक मैंने बचपन में फिल्म देखी थी, बहुत फेमस, आप सब लोगों ने देखी होगी, उसमें हाथी उपाई था, ये जितेंद्र से बने। तो उसमें रात के शाम के टाइम वो आत्मा जिंदा हो जाती थी। एक फकीर की आत्मा जिंदा होती थी और एक राजा महाराजा की आत्मा जिंदा होती थी। तो जो फकीर की आत्मा जब आती थी तो उसको खाना के लिए भोजन मिलता था आत्मा को, और जो राजा महाराजा, जो लालची आदमी था, व्यापारी था, उसको मिलते थे हीरे जवाहरात। अगर फकीर उसको अपना भोजन देता था वो भी हीरे जवाहरात बन जाता था। तो हमें ये समझना है, हम दिन में 3 टाइम या 2 टाइम भोजन करते हैं, रुपया पैसा नहीं खा सकते। ठीक है, हमको भोजन शुद्ध करना है। अगर हमारी स्वास्थ्य अच्छी है तो जान है तो जहान है। ये सारा कुछ हम मजे से इसका लुत्फ उठा सकते हैं अगर हम स्वास्थ्य अच्छा है। अगर बीमार है, चाहे हमारे पास करोड़ रुपए बैंक बैलेंस में है, मर्सिडीज में बैठे हैं, हमारी दाढ़ दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है,
घुटनों में दर्द हो रहा है, तो पैसा करेंगे क्या? अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन आप खुशहाल जिंदगी जियोगे। तो स्वास्थ्य पे हम ऊपर ध्यान देंगे। मैं अभी पूरा पिछला 1.5 साल मैं भारत में ही घूमता रहा हूँ। मैं दिवाली पे नवंबर महीने में 12 साल आया था, 12 साल बाद आया था दिवाली के लिए। ऐसे मैं आता हूँ ज्यादा, मैं सर्दियों में आता हूँ, जनवरी में आता हूँ, फरवरी में आता हूँ, दिवाली के आसपास नहीं आता हूँ। तो पिछले साल जब मैं आया दिवाली के आसपास, तो जो मैंने प्रदूषण देखा, और प्रदूषण तो इस लेवल का था कि मेरे को खुद को गले में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो 12 साल पहले ऐसा नहीं था। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है, तो वो हवा शुद्ध करते हैं, बारिश करवाते हैं। तो इसलिए हमको वातावरण को बचाना के लिए बहुत जरूरत है। हम वोट किसी को आप दे सकते हैं जाके, लेकिन ये देखिए कि आपके बच्चे पोते तो वो भविष्य में क्या देंगे, और आपको उन्होंने पिछले 40, 50, 70 सालों में क्या दिया ये भी देखिए। मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि कनाडा से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ूं। मैं वहां पर अपनी जिंदगी अच्छे से जीत रहा था, लेकिन मुझे अपने दुख इसी बात का है कि मेरे भाई बहन, मेरे अपने लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो नेता आ रहे हैं, पैसे उनको मिलते हैं और पैसों से वो कुछ करते नहीं है। अच्छा, अब ये आप कहेंगे एमपी की सीट पे जो है 5 करोड़ के लगभग साल का बजट देते हैं एमपी को उस क्षेत्र में डेवलप करने के लिए। अगर हमारी जनता वोट करती है तो इनको पूछने का हक है, जाके पूछे कि 5 करोड़ से किया क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या प्लान है। मुझे अगर 5 करोड़ एमपी आपने बनाया, पैसे मिले, तो 5 करोड़ से पहले तो मैं 10 लाख पेड़ लाऊंगा। अगर 100 रुपए के हिसाब से भी हमने 10 लाख पेड़ लिए तो 1 करोड़ में आ जाएंगे। 10 लाख पेड़ 1 करोड़ में आ जाएंगे। 4 करोड़ फिर भी बचे, हम 2 करोड़ पे ले लेंगे, 20 लाख लेंगे। हमारे 20 लाख वहां पे लोग हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पहले साल हम 20 लाख पेड़ लगवाएंगे उसमें, जिससे पर्यावरण है, बारिश हो, जंगल दोबारा बने, पानी का लेवल ऊंचा हो, पर्यावरण शुद्ध हो। तो 20 लाख पेड़ लगे, हर आदमी के ऊपर एक पेड़ लग गया अगर, तो उसे इतना फल मिलेगा, इतना उसको साफ हवा मिलेगी कि उसको लगेगा कि यही स्वर्ग है। अगर हम सोचते हैं कि स्वर्ग हम जाएंगे मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, तो हमारी वो गलतफहमी है। जो स्वर्ग है, नरक है, कर्म भूमि यही है, यही सब मिलेगा। तो हम अपने उसको 2 करोड़ हमने अगर 20 लाख पेड़ लगा दिए, 3 करोड़ तभी बचे। अर्थव्यवस्था भी उससे मतलब बल होगी। अर्थव्यवस्था पूरे देश में हम फ्रूट का एक्सपोर्ट करेंगे, और एवाकाडो को तो हम ये कलकत्ता के डॉक से खुलवा के दोबारा पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भेजेंगे। एवाकाडो की खेती करेंगे इस लेवल पे। जो बाकी पैसे बचे उससे हम उसका एवोकाडो की खेती करवा के उसको भेजेंगे, और ऐसी अर्थव्यवस्था बनेगी उस जगह की कि लोग कहेंगे कि ये हम जन्नत में या स्वर्ग में रह रहे हैं। इससे ऊपर मतलब वो कहेंगे कि जीवन का स्तर नहीं हो सकता। दूध की नदियां बहेंगी, फल फ्रूट होंगे, खाने के लिए बहुत अच्छा होगा, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध पानी होगा, बहुत पानी होगा उपलब्ध। तो ये सब कुछ हो सकता है। हमें अपने मूल में जाना होगा, हमें ये देखना होगा हमारे जब गुरु महाराज थे इस धरती पे तब कैसा माहौल था, तब लोग क्या करते थे। अगर आपने बात की है क्रिश्चियन की, जीसस क्राइस्ट के जब समय लोग क्या करते थे, वो भेड़े चराते थे। जीसस क्राइस्ट खुद एक भेड़ चराने वाले के घर पे पैदा हुए थे। तो ये हमें अपने इस दुनिया में सिर्फ हम एक प्राणी नहीं है, हर एक प्राणी जो जीव जंतु है वो हमारे जैसा ही है, और उनका उतना ही योगदान है इस प्रकृति में। अगर हम बाकी सब जीव जंतुओं को खत्म कर देंगे तो हमारा यहाँ रहना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन तभी चलेगा जब पेड़ है, जब बाकी, और खेती करने के लिए, अगर खेती किसी प्रकार की करने, हमें पशुधन बहुत जरूरी है। पशु जो है, आपको ट्रैक्टर, अगर आप ट्रैक्टर लेकर आते हो, जो कि सबके पास आजकल है, ट्रैक्टर तो आपको खराब होता है, मेंटेनेंस है, डीजल डालो, ये डालो। लेकिन अगर हम पशु यूज करते हैं, अलग अलग पशु एक ही स्थान पे यूज करो। ये मैंने रिसर्च की थी कनाडा में, क्योंकि कनाडा में मेरे खुद के फार्म है, तो मैं उस पर रिसर्च की थी कि बिना मशीन के हम कैसे खेती कर सकते हैं। तो एक जो है, छोटे पशु से लेके बड़े पशु तक एक जगह पे आप रखो उसको। पहले अगर बड़ी घास है वहां पर, अगर झाड़ियां हैं, झाड़ियां, वहां आप रखो बकरी को, बकरियां सारे पत्ते झाड़ियां खा जाएंगी।
तब नीचे लेवल की घास आ गई, तब उस पे पर वो गाय भैंस घोड़े वो उस घास को खा जाएगी। फिर उस पे आप रखो मुर्गियां, मुर्गियां उस घास को खोद डालेंगे, मुर्गी उस घास को खोद के मिट्टी कर देगी। फिर उसके बाद रखो आप सूकर, तो जो सूकर है वो उसको और गीला करेंगे और उसको ऐसा बना देंगे कि उस पे आप बीज डालो, सीधा आपकी वहां पे फसल और पेड़ उगेंगे, कुछ बिना किए, एक भी मेहनत नहीं करेंगे, सारी मेहनत ये पशु करेंगे। हमारे देश में पशु धन कहते थे, जितने पशु थे उतना हमारा देश समृद्ध था। जैसे पशु कम हो रहे हैं हमारे देश की हालत वैसे खराब हो रही है। आखिर मेरा प्रश्न है, आपने गुरुद्वारों की बात की, पंजाब में एक समस्या बड़ी चलती आ रही है, समस्या पर किसान आंदोलन ऐसे सबूत ये है कि कनाडा में बैठे हुए जो पन्नू है खालिस्तान में लीडर है, उन्होंने उनके कई बयान सामने आते हैं। खालिस्तान जो पंजाब की जो खालिस्तानी समस्या है, जो मूल है, जो आज के टाइम उससे बड़ी कुछ भी नहीं है पंजाब में, उस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे? देखिए, खालिस्तान जो है ये खालसा राज का नाम बताया गया है। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, लेकिन हमारे देश को जो विभाजन करने का जो है ये बहुत गलत है। क्योंकि आज आप पाकिस्तान में देखिए, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था, ठीक है, खालसा राज बोलते थे, खालिस्तान नहीं उसको बोलते थे। जब वो थे महाराजा रंजीत सिंह, उनका जो कैपिटल था वो लाहौर में, उनका किला आज भी मौजूद है, जिसको वहां के पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बुरी हालत में रखा है। वहां बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, ननकाना साहब जहाँ पे गुरु नानक देव जी की मतलब आगमन हुआ था इस धरती पर, और वहां पर करतारपुर साहब के गुरुद्वारे हैं और बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। तो 70% जो पंजाब विभाजन के बाद पाकिस्तान में गया, 30% पंजाब भारत में है। तो हम खालिस्तान की बात नहीं, हम धरती जो पंजाब से छीनी गई है वो हम दोबारा वापस लाएंगे, चाहे जिस प्रकार से लाएं। जैसे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज की डेट पे है, अगर हम उनको पैसे दे देंगे ना तो लाहौर तक की जमीन वो हमें ऐसे बेच देंगे। अभी अंबानी ने जो शादी की है हमारे देश के, तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा उसने शादी में पैसे खर्च कर दिए। तो हमारे देश में आज की डेट में ऐसी क्षमता है कि अपनी जो जमीन है 70% जो पंजाब है वो हम वापिस खरीद के, और निहंग जो है, निहंगों का भी जो सारी जो प्रतीति है वो भी खत्म हो रही है। ये शस्त्र विद्या हमारे सनातन धर्म की बहुत आवश्यक जरूरत है। ये शस्त्र विद्या अगर खत्म हो जाएगी तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम गुरुद्वारों से साथ मिलके, श्री अनंदपुर साहिब और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी गुरुद्वारे हैं उनके साथ मिलके स्टड फर्म खोलेंगे और दोबारा शस्त्र विद्या को पुनर्जीवित करेंगे, ना कि पूरे पंजाब में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में शस्त्र विद्या को हम दोबारा बचाएंगे। और खालस का मतलब होता प्योर, तो प्योर जो है, प्योरिटी हमको लानी है अपनी सोच में, अपने वातावरण में, सिर्फ बोलने से नहीं होता ये। अगर हम वातावरण प्योर कर देंगे, खालिश कर देंगे, तो वो खालसा, हमको शुद्धि लानी है तो हम उसको प्योर करेंगे, उसी पे ही काम करेंगे। पंजाब के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम निवेदन करते हैं, आप बढ़ चढ़ के हमें वोट दिलाइए, दीजिए, प्रचार कीजिए, इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए कि एक दुनिया में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सके जहां दुनिया भर के MP MLA आके देखे कि ऐसा भी पॉसिबल है। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे देश में पहले भी हो चुका है और ऐसे ही सारी दुनिया चल रही थी। ये पिछले 100-200 साल में गाड़ियां आई हैं तो ये सारा पर्यावरण खराब हुआ है। तो हम पानी भी समस्या सुधार देंगे, ये नशे की समस्या भी सुधारेंगे, पर्यावरण को भी सुधारेंगे। हर एक चीज जो पंजाब की डिमांड है, हर एक चीज को हम सुधारेंगे। प्रश्न काफी थे और बाकी के एक आपके साथ एक नेक्स्ट लाइव रखेंगे और उसमें काफी जो प्रश्न हमारे मन में थे वो हम लाइव में उसको रखने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग हैं, अगर वो कमेंट के थ्रू कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछिए, अगले लाइव में हम सभी प्रश्नों को उत्तर देंगे।
जितने भी भाइयों के जो भी प्रश्न है मन में उठ रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा। जब लाइव अगला हम नेक्स्ट लाइव रखेंगे तो उस लाइव में जो भी जो आपके कमेंट है उसको हम लाइव पर उठाएंगे और आपसे पूछने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जी। हर हर महादेव, वाहिगुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।